वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड के जो सोशल स्टडीज़ का टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसमें हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कर रहे हैं। टॉपिक वाइज ये आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है मानव पर्यावरण व्यवस्थापन परिवहन और संचार, ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने जल टॉपिक को किया था, तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री और सिविक्स के भी टॉपिक वाइज सीटेट के वीडियोस को चेक कर सकते हो। ओके, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा बसाव, यानी कि साइट क्या होती है। तो साइट वे स्थान होते हैं जहाँ पर भवन अथवा बस्तियाँ जो है विकसित होती हैं, ठीक है। तो हम बसाव उन्हें कहेंगे जहाँ पर हमारे भवन होंगे, बस्तियाँ होंगी, जहाँ पे लोग रहेंगे, उससे कहेंगे हम लोग बसाव स्थान। आदर्श बसाव स्थान के लिए क्या क्या प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए, यानी कि एक आदर्श साइट आप बनाना चाहते हो, आइडियल साइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए, किस जगह पे आप आइडियल साइट को बसा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, आपके पास जल की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि बिना जल के जो है कहीं पे भी जीवन संभव नहीं होगा। उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ आप कहीं भी स्थान पे बसाव स्थान नहीं बना सकते हो। और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ आपको उगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए। तो ये जो है 4 प्राकृतिक दशाएं अवश्य होनी चाहिए बसाव स्थान के लिए। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। आपको 2-3 दे देगा, एक आपको नहीं देगा, तो पूछेगा कौन सा एक प्राकृतिक दशा जो है नहीं है आदर्श बसाव के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है बस्तियाँ, सेटलमेंट क्या होते हैं। तो बस्तियां वे स्थान होते हैं जहां पर लोग अपने लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। लोग रहने के लिए अपने घर बनाते हैं, तो वहां पर कई लोग बनाएंगे तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बस्तियां कहते हैं। जब लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया कि जब फसलें उगाना आरंभ किया था तो उनके लिए एक जगह अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि जो है पहले तो घूम टहल के अपना खाते पीते थे, फिर बाद में जब ये लोग फसलें उगाने लगे तो वहीं पर जो है पास में ही इनको घर बनाना भी आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास अधिकतर कहाँ पे हुआ, तो ये नदी घाटियों के निकट हुआ। जो आपकी नदियाँ होती हैं उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बस्तियों का विकास किया गया, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इनको जल भी उपलब्ध था। और आप लोग जानते हैं कि नदियों के पास वाली जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, वो भूमि के जो है काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ पे अच्छे से हम लोग फसल उगा सकते हैं। ओके, तो बस्तियाँ आपकी दो तरीके की हो सकती हैं, या तो ये अस्थाई हो सकती हैं या फिर अस्थाई, ठीक है। तो कुछ तो आपकी टेम्पररी हैं अस्थाई, और कुछ आपकी क्या है, परमानेंट हैं। तो जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं तो उन्हें हम कहेंगे टेम्पररी या फिर अस्थाई बस्तियां, ठीक है। अब ये ऐसी जो है अस्थाई बस्तियां कहाँ पे बनती हैं, तो घने जंगलों में, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में, और जो आपके पर्वतों पे रहते हैं जो लोग, वो लोग अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं, यानी कि टेम्पररी बनाते हैं, कुछ समय के लिए बनाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये क्यों जाते हैं, ये आखेट यानी कि आपके हंटिंग के लिए, संग्रहण के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा स्थानांतरी कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। कौन लोग? ये जो आपके अस्थाई बस्तियां बनाते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग नीचे बात करेंगे, ठीक है। स्थानांतरी कृषि क्या होती है, एक जगह पे कृषि करना, ज़मीन साफ करके फिर उसके बाद वहाँ से चले जाना दूसरी जगह पे। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, अस्थाई निवास बनाएंगे। ओके, यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, तो अधिकांश जो है आपके लोग परमानेंट ही बनाते हैं अपना सेटलमेंट, ठीक है। कहीं पे घर बनाएंगे तो वहीं पे अस्थायी रूप से रहते हैं, अधिकतर लोग ऐसे ही रहते हैं। कुछ लोग जो है अस्थायी बस्तियां बनाते हैं, जो आखेट संग्रहण स्थानांतरित कृषि या फिर ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट जो बस्तियाँ होती हैं, इन बस्तियों में रहने के लिए लोग घर बनाते हैं। तो लोगों को रहना होगा तभी तो घर बनाएंगे, ठीक है। अपने घर परिवार के साथ लोग वहाँ पर रहते हैं स्थायी बस्तियों में। अब बस्तियां इसके अलावा देखो, अस्थाई अस्थाई के अलावा आपकी जो बस्तियां हैं ये आपकी किस तरह की हो सकती हैं, तो ये आपकी परमानेंट भी हो सकती हैं, और क्या, शहरी, परमानेंट नहीं, रूरल और अर्बन, यानी कि ग्रामीण भी हो सकती हैं और शहरी भी हो सकती हैं। अब देखिए, गांव जो होते हैं ये ग्रामीण बस्ती होती है, ये सब हमको पता है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे, मछली पालन करेंगे, मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग, मछली पालन हो गया, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री हो गया, दस्तकारी जो यानी कि क्राफ्ट वर्क जो होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, ये ग्रामीण बस्तियों में लोग करते हैं। जो ग्रामीण बस्ती होती है ये सघन या फिर प्रकीर्ण, स्कैटर्ड हो सकती है। सघन का मतलब एक ही जगह पे पास पास में घर बने हुए हैं,
ठीक है। और प्रकीर्ण का मतलब एक घर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूर दूर घर बने हुए हैं, ठीक है। सघन बस्तियों में घर जो है कैसे बने होते हैं, तो सघन बस्तियों में घर आपके पास पास बने होते हैं, ठीक है। तो ये शब्दों का मतलब आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें शब्दों का मतलब नहीं पता होता है तो हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सघन बस्तियों में क्या होते हैं, पास पास घर बने होते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है फोटो में, यहाँ पे देखिए एक गली बीच में है, उसके पूरा जो है घर एकदम सटा हुआ है, पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सघन बस्ती का उदाहरण है। अब अगला है प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है कि इसमें लोगों के घर जो है दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में बने होते हैं। जैसे ये देखिए आपका ये वाला इलाका है, एक घर यहाँ पे है, फिर एक घर यहाँ पे है, फिर एक घर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दूर दूर बने होते हैं, इनको आपके स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि प्रकीर्ण बस्तियाँ। इस प्रकार की बस्तियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाएंगी, तो मुख्यतः जो आपकी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो आपके जंगली क्षेत्र होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी एक्सट्रीम क्लाइमेट, अति विषम, यानी कि जलवायु जो है काफ़ी अलग होगी, या तो वहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ पड़ रही होगी, या फिर कुछ ऐसा रेगिस्तान वाला एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती होगी। तो इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो ये वाले क्षेत्र हो गए आपके प्रकीर्ण बस्तियों का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो अपने पर्यावरण के अनुकूल ही घर बनाते हैं, ठीक। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ढाल वाली छत बनाई जाती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे तो ऐसा नहीं एकदम प्लेन नहीं बनाएंगे, वहाँ पे ऐसी छत बनाएंगे ताकि पानी लगातार नीचे नीचे गिर जाए, ठीक है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल जमाव होता है, यानी कि जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिन क्षेत्रों में जल का जमाव हो जाता है, वहाँ पर ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल जो आपका फ़ोटो में दिया गया है, ये स्टिल्ट जो है हाउस का ही दिया गया है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सारे घर जो है ये बांस के जो है डंडे लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो है मजबूत डंडे लगे हैं, उसके ऊपर ये घर बनाए गए हैं, ठीक है। नीचे क्यों नहीं बनाए गए, क्योंकि जो है आपका यहाँ पर जब बरसात ज़्यादा होती है और जो है क्या हो जाता है, जल जमाव, यानी कि नीचे पूरा पानी भर जाता है। तो नीचे पानी भर जाएगा तो लोगों के घरों में भी पानी घुस जाएगा, इस वजह से जो है ये घर ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट प्लेटफार्म, ठीक है। तो स्टिल्ट वर्ड याद रखना क्यों क्या होता है, तो यहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टिल्ट पर ये देखो मकान बने हुए हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा गर्म जलवायु होगी वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाएगी। तो मिट्टी की मोटी दीवार जब होती है तो उससे क्या होता है कि अंदर गर्मी कम लगती है, मतलब अंदर, हाँ, यानी कि घर के अंदर जो है गर्मी कम लगती है। वो मिट्टी की मोटी दीवार को धूप पूरा पार करके जो है अंदर तक गर्मी नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। इनकी छतें क्या होती है, फूस की होती हैं, ठीक है, घास फूस की इनकी छतें बनी होती हैं, और मिट्टी की जो है मोटी दीवार ये लोग बनाते हैं जहाँ पर गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो ये जिन क्षेत्रों में जिस तरह के मकान बनते हैं इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियों में होती हैं, ठीक है ना। नगर तो आपका नगर इसको बोला जाएगा जो छोटे आपके बस्तियाँ होंगी, और शहर जो है क्या है, ये शहर जो है आपके बड़ी बस्तियाँ होती हैं। ये नगरीय बस्तियों की बात की जा रही है। अभी इसके पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से घर बनते हैं उसके बारे में देखा। नगरीय क्षेत्रों में लोग क्या करेंगे, निर्माण का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का। ग्रामीण में आपने देखा था मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, ठीक है ना, ये सब चीज़ें थी, दस्तकारी था। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में निर्माण का कार्य, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ से दूसरे सामान का निर्माण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र यानी कि आपका सर्विस क्षेत्र होता है, जैसे कि आपका टीचर हो गया, तो गाँव में भी होता है लेकिन कम होते हैं, शहरों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र वाले। या फिर कोई प्राइवेट काम करने वाले लोग हो गए, तो ये सब आपके सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक। तो नगरीय क्षेत्र में लोग ये सब काम करते हैं, ग्रामीण में अलग अलग काम करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ना ऋतु प्रवास की बात। तो ऋतु प्रवास होता क्या है, लोगों के मौसमी आवागमन यानी कि सीजनल मूवमेंट को ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी कि एक मौसम में आप यहाँ पे रहते थे, जब आपका जो है गर्मी के मौसम में आप इस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन ठंडी के मौसम में आप क्या किया, यहाँ से आप यहाँ चले गए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, मौसमी आवागमन, यानी कि मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास, ठीक है। ट्रांसह्यूमेंस, जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में
परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो अधिकतर आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं जो कि क्या करती हैं कि गर्मी के मौसम में आपके नीचे वाले क्षेत्र, ठंडी के मौसम में नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाती हैं और गर्मी के मौसम में वो पहाड़ी क्षेत्रों पर चली जाती हैं अपने पशुओं को लेकर के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मौसमी आवागमन करते हैं, यानी कि ऋतु प्रवास करते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या दिया है। ठीक, परिवहन क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है सेटलमेंट के बारे में। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। परिवहन लोगों के सामान और आवागमन के साधन होते हैं। ठीक है, हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ठीक, तो ये होता है क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी कि परिवहन कहते हैं। पुराने समय में जो लोग थे वो सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। तो पुराने समय में गाड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग पशुओं का उपयोग करते थे, लेकिन पहिए की खोज से जो परिवहन हो गया ये आसान हो गया। समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आप देखते हो कि कहीं कहीं बैलगाड़ी या फिर गधों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज भी लोग पशु का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें भी खोज ली हैं। ठीक है, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में आप देखते होंगे, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट का प्रयोग किया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में आपके खच्चर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, और जो आपके नॉर्मल मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपके बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें अभी भी यूज की जा रही हैं। यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा क्या है, लामा एक जीव होता है जो है ऊँट की तरह ही दिखता है, लेकिन ऊँट की तरह इतना लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो वहाँ पे लामा आपके होते हैं। ठीक, तो लामा का उपयोग आपके दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र में होते हैं। और आपका याक का प्रयोग कहाँ पे होता है, याक भी एक जानवर ही है। ठीक है, उसका भी प्रयोग जो है लोग सामान ढोने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपके तिब्बत में याक का यूज किया जाता है, उसी तरह से आपके दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र में लामा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखना, याक और लामा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ये दोनों परिवहन के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों ही जानवर हैं। परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। तो आधुनिक साधन क्या हो गए, तो आधुनिक साधन आपके जो मुख्य रूप से 4 हैं, आपके सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया और वायु मार्ग हो गया। तो ये जो आपने ये चारों देखा, ये सभी जो है क्या करते हैं, समय और ऊर्जा की बचत करते हैं, यानी कि आपको समय भी कम लगेगा और आपकी एनर्जी भी कम लगेगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सड़क मार्ग के बारे में। कम दूरी तक यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग क्या है, सड़क है। तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दूरी आपको नहीं तय करनी है, कम दूरी तय करनी है, तो आप क्या करते हो, सड़क के रास्ते से निकल जाते हो। तो कम दूरी तक के यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किसे किया जाता है, तो सड़क मार्ग को। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कम दूरी के यातायात के लिए किसका उपयोग करेंगे। अब आपका चारों दे देगा, ठीक है ना। तो आपका घर जो है कहीं नज़दीक रहेगा तो आप लिख दोगे कि आप ट्रेन से जाते होगे कहीं नज़दीक में ही, तो आप लिख दोगे ट्रेन मार्ग से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पे उबड़ खाबड़ होता नहीं, सब कुछ एकदम प्लेन होता है, तो वहाँ पे आसानी से सड़कें बनाई जा सकती हैं। तो वहाँ पे सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे कम बनी हुई हैं। ठीक है ना, जो आपके मरुस्थल हो गए वहाँ पे, जब या वनीय क्षेत्र हो गए या फिर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हो गए, वहाँ पे कम जो है आपकी सड़कें बनी हुई, लेकिन बनी हुई हैं। ठीक है, आप देखते हो कि हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह जो राजमार्ग है, ये विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचे जो सड़क मार्ग है उनमें से एक ये भी है आपका मनाली से लेह राजमार्ग। ठीक है ना, हिमालय पर्वत पर हिमाचल क्षेत्र में ये बना हुआ है। एक और आपका रास्ता है जिसको आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग ये 4 जो है महानगरों को जोड़ता है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। इसका नाम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुजी महामार्ग। ठीक, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे बोला जाता है। तो सबवे आपने सुना होगा, ज़मीन के अंदर से वो रास्ते बनाए जाते हैं।
ठीक है। तो ज़मीन के अंदर से जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भूमिगत मार्ग या फिर सबवे। ठीक है। फ्लाईओवर आपने देखा है, ऊपर की ओर जो है बनाया जाता है, सड़क के नॉर्मल ऊपर ऊपर से बनाया जाता है। तो ये आपके उत्थित संरचनाएं यानी कि आपका फ्लाईओवर है तो नीचे तो रहेगा नहीं, तो फ्लाईओवर तो आपको ऊपर से होता है, जैसे नीचे से ट्रेन जा रही है और ऊपर से आपका फ्लाईओवर बनाया गया है। तो उत्थित संरचनाओं यानी कि रेज्ड स्ट्रक्चर्स पर बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपके पक्की सड़क का। तो आप पक्की सड़क तो आप लोगों ने देखी होगी, इसके अलावा गाँव में आपने देखी होगी कच्ची सड़क। ठीक है। तो कच्ची आपकी मिट्टी की सड़क होती है वो। अब देखते हैं हम लोग रेल मार्ग से संबंधित जो आपके तथ्य दिए हुए हैं। आपसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आप जो है ढेर सारा जो है डिटेल आप पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उस केवल उतने ही पॉइंट्स आपके इसमें रखे गए हैं नोट्स में, तो इतना ही आपको केवल पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का काम किया जाता है। तो हम लोग बहुत तेज़ी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और खर्च भी हमारा कम लगता है। ठीक है। अगर हम सड़क मार्ग से उतनी दूर जाएंगे तो हमारा तेल बहुत खर्च हो जाएगा, हमें जो है ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम रेल मार्ग से ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो हमें कम खर्च लगता है। ठीक है। और हम जो है सड़क मार्ग से ज़्यादा तेज़ी से जो है जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक। तो ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है, तीव्रता से हम कम खर्च में जो है किसके द्वारा जो है हम लोग आवागमन कर लेते हैं, तो ये आपका रेल मार्ग के द्वारा। खर्च कम है, देखिए तीव्रता तो आपके एरोप्लेन में भी है लेकिन वहाँ पे खर्च ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे तीव्रता भी है और खर्चा भी कम है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का एक व्यापक रूप से जाल फैला हुआ है। तो मैदानी जो भाग है, जो आपके नॉर्मल प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो रेल मार्गों का व्यापक जाल फैला है। ठीक है। लेकिन इस बार देखो जो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से रेल मार्ग बनाया जाएगा। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछले साल वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में। ठीक है। तो वहाँ पे उसका एग्जाम्पल आंसर क्या था कि उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल के द्वारा हम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बना सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए सीधा सीधा जो है उसका आंसर ऐसे यही होगा, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से जो है इन क्षेत्रों में बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन दिया गया था, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपके जो लिखा हुआ है केवल इसी में से सीधा सीधा आपके आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेते हैं। ठीक। तो उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप दुर्गम पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी रेल मार्ग बना सकते हो। तो अब आप इस समय देख रहे हो कि आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके पर्वतों को काट करके उसके नीचे से जो है रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हैं, एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, यानी कि उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल है जिसके द्वारा आप पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग को बना ले रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, लेकिन कुछ तो आपके बनाए जा रहे हैं क्योंकि जो है इनके पास उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल विकसित हो चुकी है। भारतीय रेल मार्गों का जाल एशिया में सबसे बड़ा है। तो एशिया में जो है, एशिया जो महाद्वीप है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रेल मार्ग जो है भारतीय रेल मार्गों का जाल है। ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा जो आपका भारतीय रेल मार्ग का जाल है वो कहाँ पे है, भारतीय रेल मार्गों का जाल। यानी कि पूरे एशिया में जितने देश हैं सबसे ज़्यादा आपके रेल मार्ग जो है, सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो आपका भारतीय रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। देखिए बड़ा और लंबा दोनों अलग होता है। बड़ा का मतलब जो हो गया यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रेल मार्ग हैं। ठीक है ना, बहुत सारे रेल मार्ग हैं यहाँ पे भारतीय रेल मार्ग में, बहुत एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये सबसे लंबा, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जैसे यहाँ पे भारत इतने में ही ख़त्म हो गया। लेकिन आपका रूस क्या है, रूस बहुत बड़ा देश है। तो मान लो रूस यहाँ से लेकर चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। ठीक है। तो ये आपका लंबा हो गया। ठीक है। ये लंबा हो गया यानी कि लंबाई इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर बड़े की बात की जाए तो यानी कि सबसे ज़्यादा रेल मार्ग कहाँ पे है, तो वो आपके भारत में है, भारतीय रेल मार्ग है। ठीक है। इसीलिए लिखा है कि भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट इन एशिया है। लेकिन एक आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये आपके रूस में है। ठीक है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो लंबा और बड़ा दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर के प्रशांत महासागरीय तट के पास व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है ना। सेंट पीटर्सबर्ग शहर से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और व्लादिवोस्टोक कहाँ है, तो ये आपके प्रशांत महासागर के तट पर है।
ठीक है। इसके अलावा एक और आपका जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा आपका रेल मार्ग है, तो वो है आपका जाइनिंग से ल्हासा तक चलती है। ल्हासा आपके तिब्बत में है, जाइनिंग आपके चाइना में है। ठीक है। तो जाइनिंग से ल्हासा तक ये चलती है आपकी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बराबर होगा, कहीं पे जो है ज़्यादा ऊंचा होगा, कहीं पे ऐसे नीचे होगा। तो ये सबसे जो ऊंचा बिंदु है इसका 5072, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये 5072 है। ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पर चलने वाली बात हो रही है, तो ये आपका जाइनिंग से ल्हासा है। तो ये 3 पॉइंट भी आप याद रखोगे। अब देखते हैं हम लोग जलमार्ग के बारे में। अधिक दूरी एवं भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो देखिए, अब आप देखते हो कि जो पानी वाले जहाज़ होते हैं उस पर बहुत बड़े बड़े जो है आपके क्या रखे रहते हैं, बड़े बड़े टीन के डिब्बे रखते रहते हैं, उसमें ढेर सारे सामान रखे रहते हैं। ठीक है ना। तो आपके भारी सामान जो होते हैं, बड़े आकार वाले जो सामान होते हैं, उसको ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। और एक देश से दूसरे देश में जो है ये सामान पहुंचाए जाते हैं, तो अधिक दूरी का भी यूज किया जाता है। ठीक है। भारी और बड़े आकार के सामान ढोने के लिए आप क्या करोगे, जलमार्ग का उपयोग करोगे। ठीक। ये क्या है, सबसे सस्ता साधन है आपके भारी सामान को ढोने के लिए। ओके। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका अंतर्देशीय जलमार्ग हो गया, इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, यानी कि जो एक देश के अंदर ही चलते हैं। और दूसरा आपका समुद्री मार्ग हो गया, सी रूट्स। सी रूट्स तो क्या हो गया, एक देश से दूसरे देश तक के लिए भी आप सामानों को ढो सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, नदियों और झीलों के का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग मैंने बताया कि एक देश के भीतर की ही बात हो रही है। ठीक है ना, एक देश के भीतर की ही बात हो रही है अंतर्देशीय जलमार्ग में। तो वहाँ पे देश के अंदर जो नदियाँ हैं, जो झीलें हैं, उनमें ही आप जो है क्या कर रहे हो, आपका पानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ले जा रहे हो या फिर जो है लोगों को ले जा रहे हो। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। एक तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी जो है आपकी इस तरह की शिप्स चलते हैं। ठीक है, जहाज़ चलते हैं, पानी वाले जहाज़। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी। ठीक है ना। इन सब का जो है, ये देखिए अलग अलग देशों की बात की जा रही है। भारत में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक है वहाँ पे ये शिप्स चलाई जाती हैं, और अफ्रीका जो देश है वहाँ पे नील नदी में जो है ये चलाई जाती हैं। ठीक है। तो ये आपके अंतर्देशीय जलमार्गों के कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर ही बात की कि जो आपका ये समुद्री और महासागरीय मार्ग है, ये इनलैंड था, यानी कि अंतर्देशीय था। तो अंतर्देशीय एक देश के भीतर ही था। लेकिन आपके समुद्री और जो आपके महासागरीय मार्ग हैं, इनका उपयोग हम क्या करेंगे, माल और सामान को, यानी कि अभी आपको बताया गया कि भारी सामान हो गया, भारी जो है चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग जल मार्ग से ढोते हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपके महासागरीय मार्ग हैं। और जो आपके अंतर्देशीय मार्ग हैं वो केवल देश के भीतर ही जो है आपके यूज किए जाते हैं। अब अगला देखिए, ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन यानी कि पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, पत्तन क्या होते हैं, तो पत्तन होते हैं जहाँ पर जहाज़ आकर के रुकते हैं। ठीक है ना, समुद्र के किनारे आपके जहाज़ जहाँ पे आकर के रुकते हैं उसको हम लोग पत्तन कहते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में आपका सिंगापुर और मुंबई। ठीक है, मुंबई भी एक महत्वपूर्ण, इसके अलावा बहुत सारे पत्तन हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ के केवल नाम दिए गए हैं। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलस है। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है। अफ्रीका में डरबन और केप टाउन है, ये दोनों अलग अलग हो गए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, यूरोप में लंदन हो गया। ये सब क्या है, एक महत्वपूर्ण पत्तन है जहाँ पे जहाज आकर के रुकते हैं, पानी वाले जहाज। अब देखते हैं हम लोग, लास्ट हमारा है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। यानी कि आपको कहीं पे बहुत जल्दी से पहुंचना हो एक जगह से दूसरे जगह, तो आप किसका उपयोग करो, वायु मार्ग का प्रयोग करो। ठीक है, तो परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग कौन सा है, तो सबसे तीव्र मार्ग आपका कौन सा हो गया, तो वो हो गया आपका वायु मार्ग। ठीक है, ईंधन की लागत अधिक होने की वजह से यह सर्वाधिक महंगा साधन है। अभी आपको बताया गया कि सबसे आप रेल मार्ग से जो है यात्रा कर सकते हो, वो भी तीव्रता से पहुंचाता है, लेकिन वहाँ पे समय ज़्यादा लगता है, खर्च आपका कम लगता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका समय भी कम लगेगा, बहुत तेज़ी से आप पहुँच भी जाओगे, लेकिन ये सर्वाधिक महंगा है, यानी कि आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे।
वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरा और तूफान से कुप्रभावित होता है, यानी कि अगर आपका मौसम खराब होगा तो अब वायु यातायात को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ये नहीं चलते हैं। ओके, यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। अभी आपने देखा कि सड़कें जो है मैदानी भागों में ज़्यादा हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कम है। रेल मार्ग भी जो है अभी आपके मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आपके पास एडवांस स्किल्स हैं तभी आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है जो आपका वायु मार्ग है, ये आपका कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो, कोई भी कितना भी दुरूह क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है ये पहुँच सकता है, ठीक है। जहाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, विशेष रूप से जहाँ पर सड़क और रेल मार्ग नहीं है। अगर वहाँ पे सड़क मार्ग रेल मार्ग नहीं है तो वहाँ पे भी आप वायुयान से पहुँच सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी क्षेत्रों में। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। तो आप देखते ही हो जब कभी भी जो है कहीं पे बाढ़ आ जाती है या फिर कोई भी आपदा आ जाती है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपका भोजन, जल, कपड़े, ये सब चीज़ें, दवाएं, ये सब पहुँचाई जाती हैं, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा टीवी में। ओके, तो ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट पॉइंट हमारा है, संचार, कम्युनिकेशन क्या है। तो संचार जो है ये दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, आप फ़ोन करते हो एक दूसरे के पास, तो आपने आप क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सूचनाएं पहुंचा दी फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। आपने मेल भेज दिया, इंटरनेट के माध्यम से ईमेल पहुंच गया, आपने मैसेज भेज दिया, मैसेज पहुंच गया। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन यानी कि संचार है। तो संचार का मतलब ही क्या हो गया कि दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया, ठीक है। अपने पास से दूसरे के पास तक आप सूचना पहुंचा दो तो इसको हम लोग संचार कहेंगे। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधन विकसित कर लिया है। तो तकनीकी जिस तरह से आपका टेक्नोलॉजिकल विकास हुआ उस तरह से आपने ईमेल, इंटरनेट, सब कुछ ढेर सारी चीज़ें आपने विकसित कर ली एक जगह से दूसरे जगह तक सूचना पहुँचाने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं। पुराने ज़माने में लोग जो है एक दूसरे से मिलते थे, उस तरह से सूचना पहुंचाते थे। फिर आपके कबूतरों वाला ज़माना आया था, फिर आपका चिट्ठी वाला ज़माना आया, फिर आपके अखबार आ गए, ठीक है। अब आपके ये सारी चीज़ें आ गए, सैटेलाइट्स हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, फिल्म हो गया, आपके मोबाइल हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, ये सब चीज़ें अब जो है वर्तमान में यूज की जा रही हैं, ठीक। तो ये सब सूचना पहुँचाने के ही साधन हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। तो अगर भाई संचार का क्षेत्र में विकास होगा तो पूरे विश्व में सूचना क्रांति तो आएगी ही। एक देश से दूसरे देश में भी आसानी से अब चीज़ें जो है सूचनाओं को पहुंचाया जा रहा है, तुरंत एक ही मिनट, एक ही सेकंड के अंदर जो है चीज़ें एक देश से दूसरे देश में पहुंच जा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। सूचना प्रदान करने के लिए, देखिए अभी हमने कहा एक जगह से दूसरी जगह तो सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा के लिए भी हम संचार के माध्यमों का उपयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए भी हम जो है संचार के माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा समाचार पत्र, जो आपका रेडियो और टेलीविज़न है, इसके द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ लोगों तक पहुंचानी है तो आप समाचार पत्रों के माध्यम से यानी कि न्यूज़पेपर से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, और टेलीविज़न के माध्यम से, आप न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आप क्या करते हो कि एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी संख्या में यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े होते हैं तो उनके पास तक आप सूचनाएं पहुंचा सकते हो। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम यानी कि मास मीडिया। तो मास मीडिया में आपके क्या आ गए, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न में जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके मास मीडिया यानी कि जनसंपर्क माध्यम, क्योंकि हम जो है इससे ज़्यादा लोगों तक एक साथ जो है सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है सैटेलाइट। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, देखिए सैटेलाइट से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सैटेलाइट्स की वजह से जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं। तो तेल की खोज हो गया, वनों का सर्वेक्षण करना हो गया, या फिर आपका भूमिगत जल हो गया कि यानी कि पानी जो है भूमि के अंदर किस जगह पे है, खनिज संपदा हमें कहाँ पे मिल सकती है, मौसम, आज का मौसम ऐसा है, कल का मौसम किस तरह से होगा, मौसम का पूर्वानुमान हो गया। इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी, यानी कि कोई भी आपका आपदा आने वाला है, सुनामी आने वाला है या फिर कोई भी चीज़, भूकंप आने वाला है, तो उसके बारे में आप लोग पहले से ही जानकारी दे दो। भूकंप तो नहीं लेकिन सुनामी के बारे में जानकारी ये लोग दे लेते हैं, ठीक है। ये सब सैटेलाइट के माध्यम से सहायक होते हैं, ठीक। तो ये सैटेलाइट से इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। तो ईमेल भी जो है आपका कम्युनिकेशन का एक साधन हो गया, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं तो पहुंचाई जा रही हैं इसमें भी,
अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा और होटल इसके जो है टिकट भी आरक्षित कर सकते हैं, यानी कि रिज़र्व कर ले रहे हैं हम लोग, टिकट भी पहले से ही रिज़र्व कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन की सुविधा है। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार, बेतार टेलीफोनिक संचार यानी कि वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। सेल्युलर फ़ोन क्या करता है, आपके पास मोबाइल है, उसमें तार तो लगा नहीं है, बिना तार का है, दूसरे के पास मोबाइल है, तो बिना तार के ही जो है आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरे जगह तक अपनी सूचनाएं पहुंचा देते हो। ठीक है ना? तो ये आपके सेल्युलर फ़ोन हो गए, जो आपके बेतार टेलीफोनिक संचार जो है ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। वर्तमान में तो सब मोबाइल टेलीफोन यूज कर ही रहे हैं। ठीक है ना? सबके पास टेलीफोन होता है हाथ में। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में लोगों के बीच जो है सेवाओं का, संस्थाओं का हम लोग क्या करते हैं, कर रहे हैं, तीव्र गति से संपर्क कर पा रहे हैं। ठीक है ना? एक संस्था से दूसरे संस्था में तीव्र गति से संपर्क हो रहा है, लोगों के बीच में तीव्र गति से संपर्क हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक वृहद विश्व समाज में रह रहे हैं। पहले हमारा क्या था, एक देश के अंतर्गत है तो उसी देश में चीज़ें होती थी। अब इंटरनेट की वजह से एक देश से दूसरे देश में चीज़ें फटाफट पहुँच रही हैं, तो पूरा विश्व जो है एक समाज बन रहा है। लार्ज ग्लोबल सोसाइटी के रूप में हम लोग क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। किसकी वजह से? संचार की वजह से। ठीक है? तो ये हमारे जो है आज के टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने यहाँ तक देखा हुआ है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी नहीं मतलब सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।